हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर भी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो दे सकते हैं। परीक्षा नजदीक है, इसलिए आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 11वां नंबर का मॉडल पेपर। यह है परीक्षा पैटर्न। 75 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे 150 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। ये जो डिवाइडेशन यहाँ पर प्रश्नों का दे रखा है ना, इसी डिवाइडेशन के अनुसार अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल मंदिर वास्तुकला संबंधित कथनों में असत्य का चयन करें। गुप्त काल मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में दोस्तों ये कथन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, गुप्त काल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का आरंभ नहीं कहा जाता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गुप्त काल को ही भारतीय मंदिर वास्तुकला का आरंभ कहा जाता है। ये पहला ही कथन है दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तरी भारत में पहली बार ठोस संरचनाओं के रूप में मंदिरों का निर्माण हुआ था गुप्त काल में ही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये पहला ही क्या है, असत्य है। देखिए, मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया, बिल्कुल सही बात है। समतल छतों वाले चौकोर मंदिर, बिल्कुल सही है। भीतर गांव व दशावतार मंदिर में नर नारायण की मूर्ति, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कथन है वो असत्य है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शालीमार बाग तथा चश्मा ए शाही बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शालीमार बाग तथा चश्मा ए शाही बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। चश्मा ए शाही बाग है वो दोस्तों शाहजहां के द्वारा, और शालीमार बाग है, ठीक है, शालीमार बाग जो लाहौर के अंदर है, ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। एक दोस्तों शालीमार बाग एक और है जो श्रीनगर में, उसका निर्माण दोस्तों जहांगीर ने करवाया था। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। श्रीनगर वाले का निर्माण तो शालीमार बाग का जहांगीर ने करवाया था, और शालीमार बाग जो लाहौर में है उसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, और चश्मा ए शाही बाग का भी दोस्तों शाहजहां ने निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कंतरबेश्वर सिंह को राजा बनाकर मनीराम ने किस कदर से 1857 के विद्रोह की शुरुआत की? बताइए, कंदरपेश्वर सिंह को राजा बनाकर मनीराम ने किस केंद्र से 1857 के विद्रोह की शुरुआत की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उन मनीराम को दोस्तों अंग्रेजों ने फांसी भी दे दी थी, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दक्षिणेश्वर संत के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? दक्षिणेश्वर संत के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, बंगाली साप्ताहिक युगांतर तथा बंगाली दैनिक समाचार पत्र बसुमती का संपादन किसने किया? बंगाली साप्ताहिक युगांतर तथा बंगाली दैनिक समाचार पत्र बसुमती का संपादन किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? तो ये किया था दोस्तों बारिंद्र घोष ने। किसने? बारिंद्र घोष ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बारिंद्र घोष ने। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक को रोहिले दद्दी कहा जाता है? बताइए, किस प्रतिहार शासक को रोहिले दद्दी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिश्चंद्र को, दोस्तों हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरिश्चंद्र को दोस्तों प्रतिहार वंश का संस्थापक और प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है। और गठियाला शिलालेख के अनुसार दोस्तों हरिश्चंद्र को रोहिल दद्दी है वो कहा
जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, इनके दरबारी विद्वान नरपति लाल ने ललित विग्रहराज की रचना की, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पे नरपति लाल है वो इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, नरपति नाल ने बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन यहाँ पर ललित विग्रहराज जो ग्रंथ की जो रचना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो सोमदेव के द्वारा। तो यहाँ पर अपना पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी, किसे, दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को, बिल्कुल सही है। विग्रहराज ने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया, बिल्कुल सही बात है। इसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है, ये कथन है वो गलत है। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ शासनकाल है। दोस्तों महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो कब से कब तक माना जाता है, तो ये 1572 से 1597 तक माना जाता है, ठीक है। और महाराजा मानसिंह का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1589 से 1614 ईस्वी तक माना जाता है। और राणा सांगा का जो काल है वो दोस्तों 1509 से 1528 तक माना जाता है। और महाराजा राय सिंह का जो कार्यकाल है वो 1574 से 1612 तक माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो चारों पहले से ही सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में 1 2 3 4, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए क्रांति के दौरान 12 अक्टूबर 1857 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह आरंभ हुआ था, बताइए 12 अक्टूबर को कहां पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 अक्टूबर 1857 को दोस्तों धौलपुर के सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था, ये आपको इसमें याद रखना है। धौलपुर के सैनिक ग्वालियर व इंदौर के विद्रोहियों से मिल गए थे, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किस वर्ष में बेंगू किसान आंदोलन शुरू किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों किसके नेतृत्व में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। कब शुरू हुआ था, तो 1921 में, मैंने आपको बताया था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर करवाया गया, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर करवाया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति जो अशोक के पुत्र माने जाते हैं, इनके द्वारा दोस्तों निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर मंडन की देखरेख में दोस्तों महाराणा कुंभा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही, कुंभलगढ़। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला है वो दोस्तों बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि इसका जो मेला है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को भरता है। कहाँ पर भरता है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में पाए जाने वाले दुतई, गदर, उगला, कानो, डोडी आदि हैं, तो ये क्या है, तो दोस्तों ये अंगरखी के प्रकार हैं। क्या है, अंगरखी के प्रकार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि अंगरखी किसे बोलते हैं, यह शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला पुरुषों का वस्त्र है, ठीक है, अंगरखी। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति के महिला व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य है? कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति के महिला व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वालर नृत्य। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वालर नृत्य। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का जन्म बुंडेल में हुआ था? बताइए किस लोक देवता का जन्म है वो बुंडेल नागौर में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हडबुजी का। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव फड़ोदी में, जहाँ हडबुजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स कहाँ विकसित किया गया है? बताइए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स कहाँ विकसित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों सत्य नडेला, याद रखना। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2025 में लॉन्च बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, जनवरी 2025 में लॉन्च बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोसन एंड ट्रूबो शिप बिल्डिंग। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, तातो वन जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जा रहा है? बताइए दोस्तों, तातो वन जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये दोस्तों NEEPCO यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर और अरुणाचल सरकार के माध्यम से दोस्तों किया जा रहा है, संयुक्त माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश है किसे बनाया गया है? ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसे? तो दोस्तों इंडोनेशिया को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंडोनेशिया को। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित है कथनों में असत्यता का चयन करें। पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित कथनों में असत्यता का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का फैसला लिया है। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या है? दोस्तों बिल्कुल सही है, अपने को गलत कथन है वो बताना है, वो बताना है। ठीक है, तो पहला कथन तो इसमें सही है। दूसरा देखिए, अमेरिका, ईरान, लीबिया और यमन के बाद विश्व का चौथा देश बन गया है जो इस समझौते से बाहर हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए अमेरिका ने इस समझौते पर 20 फरवरी 2025 को हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा, 20 फरवरी को नहीं, हस्ताक्षर है ये दोस्तों 20 जनवरी 2025 को किया था। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को, तो ये फरवरी यहाँ पर गलत दे रखा है। और पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे फ्रांस में COP 21 में 196 पक्षों द्वारा अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने स्तर पर पहुंच गई है? भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने स्तर तक पहुंच गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है 209.44 गीगावाट, 209.44 गीगावाट स्तर तक पहुंच गई है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें एक सीन कोफ है, उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया? बताइए। देखिए 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया जिसमें एक सीन कोफ है, उन्हें किस क्षेत्र में ये पद्मश्री है वो दिया गया है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। एक तो बैजनाथ जी महाराज को, बैजनाथ जी महाराज, और एक बेतुल बेगम, और एक सीन कॉफ निजाम को। दोस्तों इनको तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए, हाल ही में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है वो किसे किया गया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मोना अग्रवाल को। ठीक है, ये पैरा शूटर है मोना अग्रवाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया गया अजमेर के किशनगढ़ में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 है, अजमेर के किशनगढ़ में ये इसका आयोजन किया गया, 3 नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोटा के किस गांव में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की गई? तो बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना दोस्तों कोटा के किस गांव में की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में। ठीक है, पंचायत समिति की दोस्तों एक उड़वा गांव है, उड़वा गांव में बालिका सैनिक स्कूल है वो स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए इसमें परिपलक्ष अवेशक पर्यवेक्षक, दोस्तों यहाँ पर इसमें जो ये जो पहली संधि है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें यण संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, और बाकी दोस्तों देखिए अभी प्लस थना, थना नहीं होता, अर्थना होता है। ठीक है, अभी अधि प्लस दीन, तो अभी अधि प्लस अधीन होता है, और राशि प्लस तरण नहीं होता, अंतरण होता है। ठीक है, इनमें भी तीनों के अंदर दोस्तों यण संधि है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से यथार्थ शब्द का विलोम शब्द है। यथार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? यथार्थ का हो जाएगा कल्पित। क्या हो जाएगा? कल्पित। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कल्पित। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दुश्मनों ने हथियार रख दिए। ठीक है, तो दोस्तों रख दिए नहीं, डाल दिए। क्या हो जाएगा? डाल दिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी इसमें सारे शुद्ध है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताल का अनेकार्थक शब्द है। ताल का अनेकार्थक शब्द है वो क्या है? तो दोस्तों वो है जलाशय। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जलाशय। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए समुनयन, दोस्तों समुनयन ये शुद्ध शब्द है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और तदंतर नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे न पूरा आएगा, फिर आधा न आएगा, फिर तय आएगा, फिर रह आएगा। ठीक है, और उल्लंघन के अंदर दोस्तों 2 लय आएंगे, एक आधा लय भी आएगा इसमें। और तत्वाधान दोस्तों इसमें तत्वा वाव और आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनर्स, यानी कि दोस्तों अपने को करेक्ट डिटरमिनर्स का प्रयोग करना है। देखिए खालिस्तान दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 1 नहीं 3। देखिए सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले खालिस्तान है, फिर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इन द मीटिंग वर क्रूशियल फॉर द प्रोजेक्ट एंड फिर खालिस्तान वर ओनली सप्लीमेंट्री ऑफरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द प्रपोज्ड स्ट्रेटजी। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटजी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें पहले में आएगा सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है,
फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे मोस्ट वर ओनली, फिर आएगा दोस्तों लिटिल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 32 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो दोस्तों देखिए, मनीषा सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन। दोस्तों यहाँ पे डोंट यानी कि नेगेटिव कमांड आ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, महेश एडवाइज रीता नॉट टू प्ले इन द सन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव, वन वी कैन बाई डायमंड्स बट वी कैन नॉट बाई सिंपैथी। बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके अंदर अब अपन को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, पैसिव वन, तो यहाँ पर दोस्तों वी कैन बाई डायमंड्स बट वी कैन नॉट बाई सिंपैथी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 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 देखिए दोस्तों, डायमंड्स कैन बी बोट बाई सिंपैथी कैन नॉट बी ब्रॉट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। दोस्तों अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक अंडरलाइन करना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अंडरलाइन कौन सा है, दैट यू वुड गोइंग, दैट यू वुड गोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डिड यू टेल योर पेरेंट्स दैट यू वुड गोइंग फॉर ए मूवी विथ मी दिस इवनिंग, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो वो हो जाएगा देन दैट यू आर गोइंग। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द करेक्ट एंटोनियम ऑफ, इसमें देखिए एम प्रोम्प्टू, एम प्रोम्प्टू। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिना तैयारी के, यहाँ पे प्लान्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसका विलोम शब्द अपने को बताना था, तो यानी कि तैयारी के। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 5 में है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कार्बन का वह अपर रूप जिसकी आकृति जियोडेसिक गुंबद के समान होती है वह है, तो वह दोस्तों कौन सा है, तो वह है फुलेरीन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो फुलरीन है ये दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप है और इसकी संरचना जियोडेसिक गुंबद के समान होती है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, वे तत्व जो समस्थानिक होते हैं, वे तत्व जो समस्थानिक होते हैं उनके उनके दोस्तों प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, वे अंग जिनकी संरचना भिन्न होती है, वे अंग जिनकी संरचना भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो कहलाते हैं समरूप अंग। क्या हो जाएगा, समरूप अंग। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समरूप अंग। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा और वेग दुगना कर दिया जाए तो पिंड के रेखीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा और वेग दुगना कर दिया जाए तो पिंड के रेखीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पिंड के रेखीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वही रहेगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संवेग वही रहेगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय नहीं है। बताइए कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय नहीं है, तो दोस्तों यानी कि रिन्यूएबल नहीं है, तो दोस्तों कोयला नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सौर ऊर्जा, जल और पवन ऊर्जा ये तीनों है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान के
5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके अंदर प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है, सत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, इसमें एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन 6 महीने के लिए अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मंत्रियों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख संविधान की अनुसूची 2 में किया गया है, ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों ये शपथ और प्रतिज्ञान का जो उल्लेख है वो अनुसूची 3 में किया गया है, यहाँ पर 2 है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें तीसरा नंबर का जो कथन है वो गलत हो जाएगा। 1 और 2 कथन इसमें सत्य है, अपने को सत्य कथन का चयन करना था, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों संविधान की व्याख्या से, कानून का पालन से, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित ये प्रश्न है। दोस्तों इसमें देखिए इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय सूचना आयोग में 1 अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं, ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, केंद्रीय सूचना आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 1 कथन सत्य है, केवल 1 सत्य है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर 4 कथन आपको देखने को मिलेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए पहला कथन देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों के अस्थायी रूप से प्रतिवादक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से कोई भी विधेयक को समाप्त किया जा सकता है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से कोई भी विधेयक को समाप्त है वो नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें तीसरा नंबर का, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश संसद के सम्मेलन के 6 महीने बाद प्रभावी होते हैं, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। अपने को सत्य कथन बताना था, तो कौन सा सत्य कथन है इसमें, 1, 3, 4 कथन है वो क्या है, सत्य है। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है, तो पहले नंबर के ऑप्शन में है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान भूगोल के अपन भाग 7 पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान भूगोल के अपन 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए पहला कथन देखिए यहाँ पे, यह प्रदेश अरावली के पश्चिम में 300 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पर फैला बालू का विशाल क्षेत्र है। तो दोस्तों ये कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ये कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर
राज्य में थार के मरुस्थल की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये गलत हो जाएगा। ढाल है वो दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का लगभग 2/3 भाग पर थार का मरुस्थल स्थित है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य की 23% जनसंख्या इस भूभाग पर निवास करती है, गलत हो जाएगा। दोस्तों इस भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? ए और सी, ये दो कथन सही है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल ए व सी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस दिशा की ओर समवर्षा रेखाओं के मान में कमी होती जाती है? बताइए, राजस्थान में किस दिशा की ओर समवर्षा रेखाओं के मान में कमी होती जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा में है वो दोस्तों कमी होती जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत जालोर, सिरोही तथा पाली जिले आते हैं? बताइए। देखिए, राजस्थान की कृषि जलवायु को दोस्तों 10 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में? 10 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोस्तों किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत जालोर, सिरोही और पाली जिले आते हैं? तो यहाँ पर इसमें खंड सेकंड बी के अंतर्गत, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, मशीनी उपकरण तैयार करने हेतु राज्य के अजमेर जिले में स्थापित हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो स्थापना है वो दोस्तों 1967 में की गई थी और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है बकरियों की नस्ल है दोस्तों, ये जकराना, सिरोही और मारवाड़ी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अब अपन यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्यों में से कौन सा कार्य POCCC सूत्र में नहीं है? बताइए दोस्तों। P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, 3 C है जिसमें से एक C का मतलब कमांड होता है, एक का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग होता है और एक का होता है कंट्रोल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों निर्णय लेना ये नहीं है, योजना, संगठन और नियंत्रण है इसमें। तो यहाँ पर इसमें निर्णय लेना नहीं है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, होथोन प्रयोगों के अनुसार कर्मचारी की उत्पादकता किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव होता है? होथोन प्रयोगों के अनुसार कर्मचारी की उत्पादकता पर किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों सामाजिक रिश्ते और मनोबल का। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2024-25 के लिए बजट में से दिसंबर 2024 तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1528.56 लाख है वो खर्च की जा चुकी है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पहले उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के रूप में किस संस्थान को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजस्थान में 2 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है, एक बीकानेर में एक अजमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 55 नंबर का प्रश्न है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रथम चरण में राजस्थान के कौन कौन से डाइट्स को चयनित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, चूरू। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1973 में राजस्थान सरकार द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए
स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण कहलाता है। यह कथन किसने दिया? तो दोस्तों यह कथन है वो किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने दिया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, अधीनस्थों को निर्णय प्रक्रिया में समाहित करना, अधीनस्थों से सलाह लेना एवं उनकी त्रुटियों में सहनशीलता से सुधार किस शैली की विशेषता है? अधीनस्थों को निर्णय प्रक्रिया में समाहित करना, अधीनस्थों से सलाह लेना एवं उनकी त्रुटियों में सहनशीलता में सुधार किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों ये जो विशेषता है कौन सी शैली की है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सहभागी शैली की। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? दोस्तों केंद्रीय सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को कैसे परिभाषित किया गया है? स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को कैसे परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसे परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों वो है किशोरावस्था तनाव और दबाव की अवस्था है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, डेविड आसुबेल के अनुसार निम्नलिखित में से सीखने का प्रकार नहीं है। बताइए सीखने का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो है सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना ये नहीं है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया में किस चरण के बाद समाधान का कार्यान्वयन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें समाधान की खोज। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के किस तत्व के अंतर्गत है व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित करने और दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आत्म नियंत्रण है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आत्म नियंत्रण। अब दोस्तों अपन यहाँ पे रीजनिंग एवं गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है, छिपाना प्रकट करना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समरूप से संबंधित है। जिस प्रकार समरूप से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समरूप भिन्न। दोस्तों भिन्न से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, क्यों टी की माता है? क्यों है वो दोस्तों टी की माता है? आर पी का पति है। आर है वो दोस्तों पी का क्या है? पति है। ठीक है, यहाँ पर मैं पति पे लिख देता हूं। ठीक है, एस क्यों का पिता है। एस है वो क्यों का पिता है। ठीक है, टी पी का भाई है। टी है वो पी का क्या है? भाई है। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों ये दोनों भाई हो गए। ठीक है, ये इसकी माँ हो गई और ये इसका दोस्तों पिता हो गया। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों नातिन। नातिन हो जाएगा इसमें, नाना नातिन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 68 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगी? यहाँ पर 1, 3, 10, 41, 1237। तो दोस्तों यहाँ पर 1 के बाद में 3 कैसे आया? तो दोस्तों 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 प्लस किया तो 3 आ गया। फिर दोस्तों 3 को दोस्तों यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 आया तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करेंगे।
ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो 41 आया है, तो 41 को दोस्तों 2 3 4 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे 41 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 206। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 44, 22, 22, 36, 66। तो दोस्तों सबसे पहले या आगे देखिए 44 के बाद में ये 22 कैसे आया, तो दोस्तों 44 को अपन 0.5 का इसमें भाग देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन दोस्तों 22 के अंदर क्या करेंगे, सॉरी इन मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, 44 को अपन क्या करेंगे 0.44 को अपन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 22। अब दोस्तों यहाँ पे 22 को अपन क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 आ गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 22 को अपन 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 33 आ गया। ठीक है, और 33 को दोस्तों अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा, और 66 को अपन दोस्तों 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 165। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है। एक घनाभ जिसके आसन्न 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, बी एवं सी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। दोस्तों घनाभ का आयतन है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए बी सी ब्रैकेट में 1/2 घात के अंदर, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है, अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तब टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए बेलनाकार टंकी का आयतन ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका सूत्र हो जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू एच। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है टंकी की गहराई ज्ञात करनी है, यानी कि ऊंचाई, बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है 2376। ठीक है, 2376 दे रखा है, तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2376/21 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों h निकल कर आ जाएगा 1.71 मीटर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी बारंबारता बंटन का बहुलक 47 है तथा माध्यिक का 33 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये सूत्र होता है दोस्तों। यहाँ पर 47 बहुलक दे रखा है बराबर 3 इंटू माध्यिका, सॉरी 33 माध्यिका दे रखी है ना, तो 33 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माध्य बराबर दोस्तों 99 में से 47 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे कितने 52। ठीक है, तो 52/2 कर लीजिए कितना जाएगा 26, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उनका गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 है। ठीक है, उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 12 और 18 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 12 और 18 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अंतर दोनों का दोस्तों यहाँ पर 6 का है, तो इनको 12 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 216। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि 3x + 5y बराबर 49 तथा 9x + 8y बराबर 126 है, तो y का मान क्या होगा दोस्तों, y का मान है वो क्या होगा, y का मान दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन उठा के रख लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन में y का मान है वो 3 रख लेना, आप ऑप्शन उठा के करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न, संख्या 441/21
2 स्क्वायर इंटू 5 7 इंटू 7 स्क्वायर का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो बताइए कैसा होगा। तो यहाँ पे 441 को दोस्तों अपन यहाँ पे 21 इंटू 21 है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 की घात में 7 दे रखा है इंटू 7 स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको अपन दोस्तों देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 की घात में 7 इंटू 7 इसको अपन लिख लीजिए 7 इंटू 7। तो दोस्तों 7 से ये 3 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 9 बटे दोस्तों 2 स्क्वायर इंटू 5 7, बस यही बचा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही है, तो इसका दशमलव प्रसार है वो दोस्तों क्या है, शांत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शांत दशमलव, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।